पहले हुई थी और मैं अभी तक इससे उभरने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने एक शांत सी बिल्डिंग में एक घर किराए पर लिया। इस बिल्डिंग में 5 मंजिलें हैं। जो लोग यहां रहते हैं वो किसी से ज्यादा बात नहीं करते। जिस पड़ोस में मैं रहता हूं वो भी कुछ अच्छा नहीं है। यहां अक्सर चोरी, किडनैपिंग की खबरें आती रहती हैं। मैं एक छोटे से पब में बारटेंडर का काम करता हूं, इसलिए मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं किसी महंगी जगह पर रह सकूं। इसलिए यहां रहने के अलावा मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था। मैं तीसरे फ्लोर पर रहता था और मेरे घर के बिल्कुल सामने एक लेडी रहती थी जो करीब 38 साल की होंगी। उसका नाम था जूडी। वो एक शर्मीली, खूबसूरत औरत थी, पर उसकी मॉम के बर्ताव की वजह से उससे कोई बात नहीं करता था। मैंने बहुत से सताए हुए लोग देखे हैं, पर मिसेस वुरहीस ऐसी थीं जैसे फूलों के भरे बगीचे में कांटे का पौधा। वो जूडी पर दिन रात चिल्लाती। मुझे उनके घर से चिल्लाने की आवाजें आया करती थी। मैंने तुमसे सैलेड नहीं, सूप मांगा था। तुमने मेरा रुमाल क्यों नहीं धोया? इस पर दाग पड़े हुए हैं। जब भी मैं तुम्हें बुलाती हूं तुम सुनती क्यों नहीं हो? इस तरह पेश आओगी तुम अपनी मां के साथ? मुझे तो उस दिन का पछतावा होता है जब मैंने तुम्हें पैदा किया। तुम हमेशा अकेली ही रहोगी। एक पड़ोसी होने के नाते मुझे जूडी पर बहुत तरस आता था। चाहे उसकी मॉम कितनी भी बुरी थी, लेकिन फिर भी जूडी इस उम्र में उनका ख्याल रख रही थी। मैंने कभी जूडी को अपनी मॉम को कुछ भी कहते हुए नहीं सुना था। यहां तक कि अगर उससे कोई रास्ते में टकरा भी जाए तो भी वो बस एक रोबोट की तरह चलती रहती थी और किसी से कोई बात नहीं करती थी। उस बेचारी को पूरे दिन में बस शाम को कुछ देर के लिए चैन की सांस लेने को मिलती थी। हर शाम 6 से 7 मिसेस वुरहीस एक स्टिक लेकर वॉक करने जाती थी। वो वॉक करना कभी मिस नहीं करती थी, फिर चाहे मौसम का हाल जो भी हो। मुझे याद है एक बार बहुत तेज बारिश हो रही थी और जूडी ने उन्हें जाने से मना किया, तो उन्होंने चिल्लाकर कहा, तुम क्यों चाहोगे कि मैं तंदुरुस्त रहूं? तुम तो खुश होगी अगर मैं कल मर जाऊं, फिर तुम्हारे लिए मेरी सारी दौलत लेना आसान हो जाएगा, है ना? उन्होंने अपना पिंक रेनकोट पहना और स्टिक लेकर वॉक करने चली गई। उस 1 घंटे के लिए मैंने बिना वॉल्यूम के टीवी देखा। फिर मैंने कभी उस 1 घंटे में शोर नहीं किया ताकि जूडी को कम से कम वो वक्त तो शांति से बिताने का मौका मिले। मैं चाहता था कि वो उस 1 घंटे को जैसे चाहे वैसे बिताए, खुश रहकर या अकेले थोड़ी देर रोकर। हम में से कोई जूडी के लिए कुछ नहीं कर सकता था। हम बस उसे ऐसी नरक की जिंदगी जीते देख रहे थे। एक रात मैं काम करके घर लौटा। मैंने अपने घर का ताला खोला ही था कि पीछे से जूडी की आवाज आई। एक अच्छा पड़ोसी होने के लिए शुक्रिया। मैं समझ सकती हूं हमारे घर से आता हुआ शोर तुम्हें कितना परेशान करता होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे चलेगा। मेरी नींद बहुत गहरी है। ओह अच्छा। इससे पहले कि हम और बात कर पाते, मिसेस वुरहीस अंदर से चिल्लाई, अगर तुम्हारी गप्पे खत्म हो गई हो तो गंदे बर्तन मांजो। जूडी का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने झट से दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने जूडी का जीना दुश्वार कर दिया था। वो अपनी बेटी को पागल कर रही थी। मैं उनके बारे में सोच ही रहा था कि उनके घर का दरवाजा खुला और वो अपनी शाम की वॉक करने के लिए बाहर निकली। उन्होंने मुझे गुस्से की नजर से देखा और चली गई। सब हमेशा के जैसे ही चल रहा था कि एक दिन हमारे बिल्डिंग के 1st फ्लोर के एक घर में चोरी हो गई। खैर, इस बात से मुझे हैरानी नहीं हुई, क्योंकि जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यह जगह ऐसी ही है। पर इस बात की टेंशन से मैंने अपने घर के बाहर एक डोरबेल कैमरा लगवा लिया। उसे लगाते वक्त मेरी जूडी से काफी बार मुलाकात हुई और मैंने उसे भी डोरबेल कैमरा लगवाने की सलाह दी, जिस पर उसने कहा, मेरी जिंदगी वैसे भी खराब हो चुकी है और खराब होने के लिए कुछ नहीं बचा। उसकी बात सुनकर मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा। जूडी घर के अंदर चली गई और उसने दरवाजा बंद कर लिया। किसी ने उसकी लाइफ में दखल ना दिया होता अगर वो घटना ना हुई होती। डोरबेल कैमरा लगवाने के बाद मुझे एक नई आदत लग गई। मैं नहीं जानता क्यों, मैं हर वक्त ये देखता रहता कि मेरे दरवाजे के उस पार क्या हलचल हो रही है।
कैमरा लगने की वजह से मुझे मिसेस वोरहीस की आवाज अब और ज्यादा ढंग से सुनाई देने लगी थी। उनका हमेशा जूडी पर चिल्लाना और उसे कोसना। उस शाम बहुत तेज बारिश हो रही थी और मुझे मिसेस वोरहीस की जूडी पर चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जूडी उन्हें जाने के लिए मना कर रही थी। अचानक उनकी आवाज आना बंद हो गई और मैंने जूडी को घर से बाहर आते देखा। वो अपने घर के बाहर खड़ी होकर जोर से रोने लगी। मैं उसे इस तरह रोते हुए देखता रहा और बाहर नहीं गया, क्योंकि मेरे बाहर जाने से उसे और शर्मिंदगी महसूस हो सकती थी। मैं चुपचाप उसे स्क्रीन पर देखता रहा और कुछ देर बाद वो फिर से अपने घर के अंदर चली गई। मैं अपने सोफे पर बैठ गया और उस बूढ़ी औरत को हमेशा की तरह अपनी बेटी को नरक में डालकर खुद वॉक पर जाने के लिए निकलने का इंतजार करने लगा। 5 मिनट बीते, 1 घंटा बीत गया, पर कोई बाहर नहीं आया। मैं उठकर जाने लगा। मुझे लगा कि शायद इस तूफान में उन्होंने ना जाने का फैसला लिया होगा। मैंने वही बस 1 कदम ही लिया था कि मुझे दरवाजा बंद होने की आवाज आई। मैंने मुड़कर स्क्रीन की तरफ देखा। हद है ये बुढ़िया, मैंने खुद से कहा और लाइट बंद करके सोने चला गया। उस दिन के बाद से मैंने कुछ बदलाव महसूस किए। अब मुझे बहस और लड़ाई की आवाज कम सुनाई देती थी। मिसेस वोरहीस ने अचानक से ही बुरा बर्ताव करना बंद कर दिया था। अब हर शाम को वो बिना जूडी से लड़े अपना रेनकोट पहनकर और हाथ में स्टिक लेकर वॉक पर चली जाती थी। जूडी का चेहरा भी खिल गया था। अब उसके घर में शांति रहती थी। एक बार वो मुझे घर के बाहर दिखी और उसने मुझे देखकर स्माइल पास की। वो पहली बार था जब मैंने उसे मुस्कुराते हुए देखा। पता नहीं क्यों, पर मुझे कुछ अजीब लगा। उसकी आंखों में चमक थी, पर आंखों के नीचे काले धब्बे। उसके दांत पीले पड़ गए थे। हेलो सैमुअल। हाय जूडी, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूं। फाइनली काफी समय बाद मैंने अपनी मॉम से बात की। मैंने उनसे कहा कि अगर वो चाहती हैं कि मैं उनके साथ रहूं तो उन्हें मेरे साथ अच्छे से बर्ताव करना होगा। और वो मान गई। वाओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। कुछ चाहिए हो तो मुझे जरूर बताना। हाँ, वो मुस्कुराते हुए निकल गई और मैं अपने रास्ते चल पड़ा। कुछ दिन बीत गए और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मिसेस वोरहीस इतनी शांत कैसे हो गई थी। हर बार जब भी वो अपनी वॉक के लिए निकलती, मैं सोचता कि ऐसा क्या हुआ जिसने उन्हें इतना बदल दिया। मैं इस बारे में सोचता ही रहता अगर एक दिन मैं उनके घर नहीं घुसा होता। शनिवार की दोपहर का समय था और मैंने देखा कि जूडी सुबह ही कहीं निकल गई थी। मैं अपना खाना बना रहा था जब मैंने जूडी के घर से स्मोक अलार्म की आवाज सुनी। मैं उसके घर की तरफ भागा और जोर जोर से खटखटाने लगा। मैंने बहुत बार घंटी बजाई और मिसेस वोरहीस को आवाज लगाई, पर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। मेरी आवाज और स्मोक अलार्म सुनकर मकान मालिक और 2 और किराएदार ऊपर आ गए। हम सबको लगा कि शायद वो धुएं की वजह से बेहोश हो गई होंगी, इसलिए दरवाजा नहीं खोल पा रही। हमने बिना वक्त गवाए दरवाजा तोड़ दिया। चाय की केतली गैस स्टोव पर पड़ी थी और जूडी गैस बंद करना भूल गई थी। उससे निकलने वाले धुएं ने स्मोक अलार्म बजा दिया। हमने गैस स्टोव बंद कर दिया और अलार्म भी बंद कर दिया। अब हम मिसेस वोरहीस को ढूंढने लगे। जैसे ही हमने बेडरूम का दरवाजा खोला, हम सबकी सांसें अटक गईं। मिसेस वोरहीस के शरीर का ऊपरी हिस्सा एक आराम कुर्सी पर पड़ा था। उनके गले पर चाकू मारा गया था और उन्हें मरे हुए काफी वक्त हो गया था। शरीर का निचला हिस्सा गायब था। वो दृश्य बहुत ही भयानक था। एक मरे हुए इंसान की लाश की बदबू और उस पर कीड़े पड़ गए थे, ठीक हमारे सामने पड़ी थी। मैं अपने घर की तरफ भागा और अंदर आकर उल्टी कर दी। वो बदबू असहनीय थी। हमारे मकान मालिक ने पुलिस को फोन किया और उन्होंने जूडी को पास की किराने की दुकान से गिरफ्तार कर लिया। मेरी रातों की नींद उड़ गई जब मुझे एहसास हुआ कि एक बारिश की रात जब जूडी की सहन शक्ति खत्म हो गई थी तो उसने अपनी मां का कत्ल कर दिया। उससे बहुत अच्छे से पता था कि मैंने अपने घर के बाहर डोर बेल कैमरा लगाया है। वो पुलिस से बच नहीं सकती थी, इसलिए उसने और भी चालाक प्लान के बारे में सोचा। हर रात वो अपनी मॉम की लाश का कुछ हिस्सा काटती और मिसेस वोरहीस के कपड़े पहनकर उन्हीं की लाश को ठिकाने लगाने जाती। इसलिए मुझे कभी उसका चेहरा नहीं दिखा। हर शाम वो जूडी ही थी जो मिसेस वोरहीस का रेनकोट पहनकर बाहर निकलती थी। सब कुछ उसके सोचे हुए प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। उसके पास मेरे डोरबेल कैमरा की फुटेज थी जो मिसेस वोरहीस के होने का सबूत थी, जबकि उनकी लाश अंदर कमरे में सड़ रही थी।
मैं उस वक्त कोर्ट रूम में ही था जब जूडी को उसकी मॉम के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वो उस पूरे वक्त चुपचाप खड़ी रही। जब पुलिस वाले उसे ले जा रहे थे तब वो मुड़ी और उसने कहा, क्या तुम्हें पता है सैमुअल, मुझे उसे काट के ही खा जाना चाहिए था। मुझे उसे तभी खा जाना चाहिए था। हे पंटर्स, कैसे हो सब लोग। जैसे कि आप लोग जानते हो, अपने चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के लिए कुछ ही सब्सक्राइबर्स बचे हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और अपने चैनल को 1 मिलियन तक पहुंचा दो। तो देखते हैं कब तक आप इस चैनल को 1 मिलियन तक पहुंचाते हैं। अभी आज के कहानी पे आते हैं। जब मैं बड़ी हो रही थी मेरे पेरेंट्स मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे। मेरे डैड पुराने ख्यालों वाले इंसान थे। उन्हें लगता था कि मुझ जैसी लड़कियों को पेरेंट्स की मर्जी से ही हर काम करना चाहिए। जैसे ही मैं 18 साल की हुई मैंने घर छोड़ दिया और मैं अपने बॉयफ्रेंड टॉम के साथ रहने लगी। मैं टॉम को काफी वक्त से पसंद करती थी, पर इसके बारे में मैंने कभी अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था। मैं कुछ समय तक टॉम के साथ रही। इस दौरान मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई और मैं अच्छा कमाने लगी। टॉम मेरे डैड जैसा बिल्कुल नहीं था। वो मेरे करियर के बारे में उतनी ही चिंता करता था जितनी मैं खुद। 2 साल एक साथ रहने के बाद टॉम और मैं अलग हो गए। जब हम अलग हुए तो मैंने उसके साथ उसके घर पर रहना भी छोड़ दिया। हालांकि अब हम दोनों साथ नहीं थे, फिर भी मैं उसे एक दोस्त की तरह रेगुलरली मैसेज करती थी। मैंने अपने बलबूते पर अच्छी जगह एक घर किराए पर ले लिया और उसका रेंट भी ज्यादा नहीं था, जबकि वो घर अंदर से बहुत अच्छी हालत में नहीं था, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। घर शिफ्ट करने और उसकी सफाई में मेरी मदद करने टॉम भी आ गया। जब उस घर में मेरी पहली रात थी तब बहुत तेज बारिश होने लगी और मैंने टॉम को बारिश रुकने तक का इंतजार करने को कहा। हम पुराने वक्त की तरह सोफे पर बैठे पॉपकॉर्न खाते हुए कोई मूवी देखने लगे। मुझे उससे अलग होने का पछतावा होने लगा। टॉम उन कुछ लोगों में से था जिससे मैं अपने घर की सभी प्रॉब्लम्स डिस्कस करती थी, जबकि मुझे उसका साथ छोड़ने का पछतावा था। पर फिर भी मैं अपने सपनों के बारे में भूलकर किसी भी लड़के से दोबारा रिश्ता रखने का नहीं सोच रही थी। तो स्टेसी, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अकेली रह लोगी? हाँ, मैं ठीक हूं टॉम। तुम तो जानते ही हो मैं एक टफ लड़की हूं। हाँ, मैं जानता हूं, पर क्या करूं, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। बाय द वे, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें फिर से ढूंढ रहे हैं। हाँ? क्या उन्होंने तुमसे कोई बात की? मुझे लगता है कि वो हाई स्कूल की हर उस बच्चे से बात कर रहे हैं जो तुम्हारे साथ फेसबुक पर कनेक्टेड है। अच्छा हुआ मैंने पहले ही अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया। क्या उन्हें हमारे बारे में पता है, या फिर मेरे नए घर के बारे में? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, पर शायद हमारे पुराने दोस्तों ने उन्हें कुछ बताया हो। इसलिए अपना ध्यान रखना, ओके? ठीक है स्टेसी? हाँ टॉम, थैंक यू। मुझे ये जानकर बहुत अजीब लगा कि मेरे डैड फिर से मुझे ढूंढ रहे हैं, पर शायद मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब तक मैं अपने बारे में कोई भी जानकारी किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं डालूंगी, उन्हें कभी मेरे बारे में पता नहीं चलेगा। और मुझे सोशल मीडिया पर रहने का कोई खास शौक नहीं था। ऐसा 1 हफ्ते तक चलता रहा। मैं अपने नए रूटीन की आदत डाल रही थी। सुबह 7 बजे उठना, करीब 9 बजे ऑफिस पहुंचना, शाम 5 बजे ऑफिस से निकलना और करीब 6-7 बजे तक वापस घर आ जाना। ये रोज होने लगा। कुछ लोगों के लिए ये रूटीन काफी बोरिंग हो सकता है, पर मुझे ये पसंद था। एक दिन जब मैं ऑफिस से घर लौटी, मैंने अपने मेल बॉक्स में एक बिना स्टैम्प का लेटर देखा। बिना स्टैम्प के होने की वजह से मैं इतना तो समझ ही गई थी कि किसी ने ये लेटर मेरे घर पर आकर मेल बॉक्स में डाला है। पहले मुझे लगा कि ये लेटर किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट के लिए होगा जो कंपनी सभी लोगों को रैंडमली भेजती है। इसी उम्मीद में मैंने लेटर को खोला कि जरूर ही इसमें किसी चीज को खरीदने के बारे में जानकारी होगी जो मुझे नहीं चाहिए। लेकिन वो लेटर सिर्फ 1 पेज का था, जिस पर काले अक्षरों से बड़ा बड़ा लिखा हुआ था,
मैं जानता हूं तुम कहां हो स्टेसी। टॉम के ये बताने के बाद कि मेरे फादर मेरी तलाश कर रहे हैं और उसके बाद इस लेटर से मैं घबरा गई। मैंने अपने घर का दरवाजा चेक किया और शुक्र मनाया कि वो लॉक था। जब मुझे यकीन हो गया कि घर के अंदर कोई नहीं घुसा है, मैंने जल्दी से लॉक खोला और अपने कमरे में चली गई। मैंने लेटर के बारे में पुलिस को कॉल करके बताया। जब तक पुलिस आती, मैंने टॉम को भी कॉल करके बता दिया कि मेरे साथ क्या हुआ था। उसने बहुत ही पेशेंस से मेरी बात सुनी और मुझे शांत करने की कोशिश की। मुझे उसे कॉल करके बहुत शर्मिंदगी हुई, पर मैं उस समय उसकी आवाज सुनना चाहती थी। वो 2 साल जब हम साथ थे और मैं अपने पास्ट को याद करके नर्वस हो जाती थी, तो वो हमेशा मुझे शांत करता था। जब पुलिस आई और उन्होंने मेल चेक किया, तब उन्होंने मुझे बताया कि वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है और इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि ये लेटर किसी और ने रखा है या मैंने खुद। ऑफ कोर्स मैं उनकी बात सुनकर गुस्सा थी और उन आलसी पुलिस वालों ने सिर्फ मुझे दिलासा दिया और कुछ नहीं। उनके चेहरों से लग रहा था कि वो बस यहां से जल्द जाना चाहते थे। इतना टैक्स पे करने पर भी ये लोग किसी की मदद करने के काबिल नहीं थे। जैसे ही वो पुलिस वाले वहां से गए, मैंने टॉम को कॉल करके सब कुछ दोबारा बताया और एक बार फिर उसने धैर्य से मेरी पूरी बात सुनी और मुझे शांत किया और समझाया कि शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं। मैंने टॉम से शेयर किया कि मैं अपने घर के लिए एक रिंग कैमरा लूंगी ताकि जो भी ये लेटर रख कर गया था, अगर वो वापस आता है तो मेरे पास पुलिस को दिखाने के लिए सबूत होगा। टॉम ने मेरी बात पर हां कहा और अगले ही दिन ऑफिस के बाद मुझे एक अच्छा डोरबेल कैमरा लेने में मदद भी की। जब उसने कैमरा लगाने में मेरी मदद करने की बात कही तो मैंने उसे मना कर दिया। अब हम साथ नहीं रहते थे, इसलिए अपना ध्यान मैं खुद रखना चाहती थी। एक कैमरे को लगाने में जितना वक्त लगता है, मुझे उससे कई ज्यादा लग गया, पर मैंने उसे उसी दिन अपने घर के दरवाजे पर लगा दिया और उसे अपने फोन से कनेक्ट कर लिया जिस दिन मैंने उसे खरीदा था। मैं झूठ नहीं कहूंगी, पर मैं खुद पर बहुत गर्व महसूस कर रही थी और सुरक्षित भी। 3 दिन बाद मैं उस लेटर के बारे में भूल चुकी थी और मैंने खुद को मना लिया था कि शायद मेरे साथ किसी ने मजाक किया था, क्योंकि उस पर सिर्फ मेरा नाम था और स्टेसी शब्द किसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पर फिर एक दिन जब मैं अपने ऑफिस में काम कर रही थी, मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। पहले मुझे लगा कि वो शायद टॉम का मैसेज होगा, पर वो नोटिफिकेशन मेरे घर पर लगे रिंग कैमरा का था कि वहां कोई है। मेरा शरीर डर से ठंडा पड़ गया, पर मैं उस नोटिफिकेशन को इग्नोर नहीं कर सकती थी। मैंने अपने घर के रिंग कैमरा की लाइव फुटेज देखने के लिए उस नोटिफिकेशन पर टैप किया और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे हाथ से मेरा फोन जमीन पर गिर गया। मुझे डर ने घेर लिया था। मुझे अपना अतीत याद आने लगा। मेरे डैड एक बहुत ही बुरे इंसान थे। जब भी मैं कुछ ऐसा करती जो उन्हें पसंद नहीं था, वो मुझे हमेशा मारते, और जब उन्हें यह लगता कि मैंने उनके खिलाफ जाकर कुछ किया है, तब वो डरावने जोकर का मास्क पहनकर मुझे मारते थे। वो भयानक दृश्य और उस जोकर की खतरनाक मुस्कान मेरे दिमाग में बस गई थी। मैं कैमरा की फुटेज में देख सकती थी, मेरे घर के दरवाजे के ठीक सामने वही जोकर का मास्क पहने हुए एक आदमी खड़ा था। उसे देखकर मुझे अपने डैड और उनके मुझ पर किए गए सभी अत्याचार फिर से याद आ गए। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे आज फिर मुझे किसी गलती की सजा दी जाएगी, और यह सोचकर मैं कांप उठी। ऑफिस के सभी लोग अपना काम छोड़कर मेरी तरफ देखने लगे। मेरा दिमाग मुझे समझा रहा था कि मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उस जोकर के सामने नहीं हूं, इसलिए वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर मेरा दिल मान नहीं रहा था। आखिर में मैं अपने उस डर से बाहर निकल गई जब मैंने उस आदमी को अपने घर के आगे से जाते हुए देखा। पर इतने में मेरा बॉस मेरे पास आया और उसने मुझे घर जाने को कहा, क्योंकि मैं काम करने की हालत में नहीं थी। वो सही थे, पर यह सब देखकर मैं घर नहीं जाना चाहती थी। मैंने हार कर टॉम को फोन किया और उसे एक रात वहां रुकने के बारे में सोचा। वो मुझे हर तरह से संभाल रहा था और उसने मुझे हिम्मत दी कि सब ठीक हो जाएगा। कम शब्दों में समझाऊं तो वो रात मैंने उसके साथ बिताई और हम दोनों फिर एक साथ आ गए। जब मैं अगले दिन सुबह उठी तो टॉम ने मेरे लिए एक नोट छोड़ा था जिस पर लिखा था कि वो काम के लिए बाहर गया है और उसने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाकर टेबल पर रखा है। वो वाकई एक बहुत ही अच्छा इंसान था। जब मैं नाश्ता कर रही थी तब मैंने सोचा कि टॉम ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए एज अ टोकन ऑफ थैंक यू। तब मुझे याद आया कि जब मैं और टॉम एक साथ रहते थे
उसे अपने गंदे कपड़े धोना कभी भी पसंद नहीं था, तो मुझे लगा कि उसके कपड़े धोकर प्रेस करके लगाना एक अच्छा आइडिया होगा। जब मैं उसके हल्के रंग और गंदे रंग के कपड़े धोने के लिए अलग कर रही थी, तब मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसने मेरा टॉम पर से विश्वास हिलाकर रख दिया। उसके गंदे कपड़ों में मुझे एक मास्क मिला, बिल्कुल वैसा ही मास्क जो मेरे डैड मुझे मारते वक्त पहना करते थे, और जो उस आदमी ने भी पहना था जो कल मेरे घर तक आया था। मुझे यकीन है कि इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी गहरे रहस्य को छिपाए बैठा है। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे ज्यादा जूझ रहे हैं, पर मेरे अंदर जो रहस्य है वो पिछले 15 साल से मुझे खाए जा रहा है। मैं बहुत सी रातें सिर्फ बैठकर बिता देता हूं और बस यही सोचता रहता हूं कि काश मैं उसे भूल पाऊं, पर सभी की तरह मैंने उसके साथ जीना सीख लिया और उसके बारे में कभी किसी को नहीं बताया। पर कहते हैं ना, कर्मा सबसे बड़ा है, जो आप करोगे वो आपके सामने आएगा। मैं 27 साल का था जब यह घटना मेरे साथ घटी। मैं एक आम आदमी की तरह 9 to 5 की नौकरी किया करता था और मुझे अपनी लाइफ से कोई शिकायत नहीं थी। सब ठीक चल रहा था। मैं दिन भर की थकान के बाद सोने के लिए लेट गया। ठीक 12 बजे मेरे घर की रिंग बेल अलार्म बजने लगी। ऐसा पहले भी हो चुका था, और तब मैंने जब बाहर जाकर देखा तो कुछ जंगली बिल्लियां मेरे आंगन में घूम रही थी। मुझे लगा इस बार भी ऐसा ही हुआ होगा, इसलिए बिना कोई चिंता किए मैं सो गया। अगली सुबह ऑफिस के लिए निकलने से पहले मैंने सोचा कि सेफर साइड मैं कल रात की फुटेज चेक कर लूं। मैंने अपने लिए कॉफी बनाई और लैपटॉप के आगे बैठ गया। मैंने खुद से कहा कि कुछ नहीं मिलने वाला और सीधा 12 बजे के टाइम पर वीडियो फॉरवर्ड करने लगा। जैसे ही 12 बजे वाली फुटेज मेरे सामने आई, मैंने देखा कि एक लड़की मेरे घर के आंगन में खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और वो सीधे कैमरे की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा था, पर फिर भी वो हंस रही थी। जैसे ही मैंने उस लड़की को देखा, मेरे मुंह से सारी कॉफी बाहर निकल गई। मैं डर कर लैपटॉप से दूर हटने लगा और चिल्लाया, नो 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 नो। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कमरे में दम घुट रहा हो। मैं सांस लेने के लिए जमीन पर बैठ गया और खुद को शांत करने लगा। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा था क्योंकि किसी भी लड़की ने मेरे घर पर आधी रात को आकर इस तरह की डरावनी हरकत की, बल्कि इसलिए कह रहा था क्योंकि वीडियो में जो लड़की थी मैं उसे जानता था। उसका नाम ओलिविया क्लो था, और जिस वजह से मैं डर रहा था वो ये था कि उसे मरे हुए 15 साल हो चुके थे। मैं इस बारे में यकीन के साथ कह सकता हूं क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने उसे मरते हुए देखा था। ये तब की बात है जब मैं 7th क्लास में था। मेरी उम्र तब 12 साल थी और ओलिविया मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। स्कूल के बाद हम प्लेग्राउंड में लगे झूले पर खेल रहे थे। ओलिविया जिस तरह से झूले पर लटकी हुई थी वो बहुत ही खतरनाक था, पर मैंने उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे काफी मजा आ रहा था। अगले 2 मिनट के अंदर उसकी ग्रिप छूटी और वो पक्के फर्श पर जोर से गिर गई। मुझे एहसास हुआ कि काश मैंने उसे उसी वक्त रोक लिया होता। उसके सर के फटने की आवाज आज भी मुझे रात में डराती है क्योंकि उस समय मैं सिर्फ 12 साल का था। उस हादसे ने मुझे काफी बड़ा सदमा दिया। मैंने बहुत सी थेरेपीज भी ली। उसके बाद ओलिविया के परिवार वाले उस घर को छोड़कर कहीं और चले गए और फिर उसके बाद मैंने उनके बारे में कुछ नहीं सुना। पर अब 15 साल बाद मेरे घर के सामने उनकी बेटी जैसी दिखने वाली लड़की खड़ी थी। मैंने ऑफिस में बीमारी का बहाना देकर छुट्टी कर ली क्योंकि इस घटना के बाद मेरे अंदर ऑफिस जाने की हिम्मत नहीं थी। उस रात मैं जागता रहा क्योंकि मुझे सोने में बहुत डर लग रहा था और ठीक 12 बजे रिंग कैमरा का अलार्म फिर से बजने लगा। मेरा शरीर खौफ से जम गया और मैं सुन्न हो गया। वो अलार्म 1 घंटे बाद बजना बंद हो गया। तब तक मैं पसीने से गीला हो गया था। मैंने खुद को संभाला और लिविंग रूम में पड़े लैपटॉप पर फुटेज चेक करने गया। जैसे ही मैंने 12 बजे वाली फुटेज चेक की, वो लड़की पिछली रात की तरह मेरे घर के रिंग कैमरा के आगे खड़ी थी और कैमरा की तरफ घूर रही थी। इस बार उसने कैमरा में देखकर कहा, मैं जानती हूं तुमने क्या किया है। वो उस बात को बार बार कैमरे में देखकर दोहराती रही। उस फुटेज ने मुझे भयानक तरीके से डरा दिया था। मुझे बहुत ही हेल्पलेस महसूस हो रहा था। मैं पुलिस को भी नहीं बुला सकता था। मैं उनसे क्या कहता कि मेरी बेस्ट फ्रेंड की आत्मा मुझे रात को डरा रही है।
मैं अपने किसी दोस्त को भी नहीं बता सकता था, क्योंकि उसे लगता कि मैं पागल हो चुका हूं। मैं अकेला था और मैंने सोच लिया कि मैं इससे अकेले ही छुटकारा पाऊंगा। मैं अगली रात नहीं सोया और उसका इंतजार करता रहा। मैंने अपने एक हाथ में लोहे की पाइप और दूसरे हाथ में बाइबल पकड़ ली। मैं लिविंग रूम में बैठकर रिंग कैमरे की लाइव फुटेज देख रहा था। मैंने रात 11:59 तक लाइव फुटेज देखी और जैसे ही घड़ी में 12 बजे उस लड़की के पैरों की परछाई मेरे घर के आंगन में दिखने लगी। वो वहां 5 मिनट तक खड़ी रही और फिर उसने एक पिन की मदद से मेरे घर का दरवाजा खोलने की कोशिश की। ये देखकर मेरे दिमाग में बहुत सी बातें आने लगी। अगर वो एक आत्मा थी तो उसे दरवाजे के आर पार हो जाना चाहिए था। कुछ मिनट बाद मुझे मेरे घर का दरवाजा खुलने की आवाज आई। अब मुझे इतना तो पता चल गया था कि वो कोई इंसान है, इसलिए मैंने हाथ में पकड़ी हुई मेटल पाइप को और जोर से पकड़ लिया। जैसे ही वो लड़की, जिसे मैं ओलिविया समझ रहा था, मेरे नजदीक आई, उसने कहा, मैं जानती हूं तुमने क्या किया। मैंने तुम्हें देखा था, मैं उस समय वहीं पर थी। बिना सोचे मैंने उस पर मेटल की रॉड से वार किया। मैंने उस रॉड को घुमाकर उस लड़की को मारना चाहा, पर वो बच गई और उसने बदले में मुझे एक चांटा मारा। हम दोनों के बीच हाथापाई हुई और आखिर में मैंने उसे जोर का धक्का दिया। फिर मैंने उसकी टांग पर मेटल रॉड मारकर उसे नीचे गिरा दिया और वो चिल्लाई। उसके नीचे गिरते ही मैंने मेटल रॉड को और ऊंचा उठाया और उसे मारने ही लगा था कि क्या तुम मुझे भी ओलिविया की तरह मार देना चाहते हो? ये बात सुनकर मेरे हाथ ठंडे पड़ गए और इतने में ही मैंने पुलिस की आने की आवाज सुनी। मेरे पड़ोसी ने मेरे घर से आ रहे शोर को सुनकर पुलिस में कंप्लेंट कर दी। पुलिस हम दोनों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले गई। जब हम वहां पहुंचे तो पुलिस ने पहले उस लड़की से पूछताछ की। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ था मेरे घर पर। मैंने उन्हें सारी कहानी बता दी। एक पुलिस ऑफिसर ने कहा, उस लड़की का इल्जाम है कि तुमने उसकी कजन ओलिविया का खून किया है और इसलिए वो तुम्हारे घर आई थी। क्या सच है? मैं जवाब देने से पहले घबरा गया। ये सब झूठ है। वो बस एक साइको है जो पिछले 3 रातों से मेरे घर पर आके मुझे डरा रही। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ओलिविया मेरी पुरानी दोस्त थी जो एक एक्सीडेंट में मारी गई। वो लड़की पागल है। पुलिस ऑफिसर ने कहा, ओके, हम माफी चाहते हैं कि आप पर बेवजह से इल्जाम लगे। हम अभी उस लड़की को आपके घर के अंदर घुसने के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। जब पुलिस वाले उस लड़की को ले जा रहे थे तो वो रोते और चिल्लाते हुए कहने लगी, क्या तुम सच में झूठ बोलते रहोगे? मैंने तुम्हें उसे मारते हुए देखा था और फिर तुमने उसे एक दुर्घटना का नाम दे दिया। तुमने मेरी बहन को मारा है। सच बताओ इन सबको, सच बताओ। मुझसे और ज्यादा नहीं देखा गया और मैं चिल्लाया, हाँ, मैंने मारा था उसे। पुलिस वालों ने उस लड़की को ले जाना रोक दिया और मेरी बात सुनने लगे। 15 साल में पहली बार मैं एक ऐसी बात कहने जा रहा था जो मेरे दिल पर पत्थर की तरह बैठी बोझ बन रही थी। मैं एक बच्चा था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि ओलिविया और लड़कियों के साथ बात करने लगी और नए दोस्त बनाने लगी थी। मैं बहुत गुस्सा था, इसलिए मैंने उसे थोड़ी सी चोट पहुंचाने के बारे में सोचा। इसलिए मैंने उसे उस झूले से धक्का दे दिया। मैं नहीं चाहता था कि वो मर जाए। मैं डर गया था, इसलिए मैंने झूठ बोला। मैंने उसे मार डाला। मैंने ही ओलिविया को मार डाला। मैं अपना गुनाह कबूल करके रोने लगा। पुलिस वालों ने मुझे मेरे 15 साल पुराने गुनाह कबूल करते सुन मेरे हाथों में हथकड़ी पहना दी। कुछ देर बाद जब मेरा वकील आया, मुझे पता चला कि वो लड़की मुझे मेरे घर आकर डरा रही थी, वो शार्लेट कोल थी। वो ओलिविया की कजन थी और बिल्कुल उसके जैसी लगती थी। वो उस दिन ओलिविया की मम्मी के साथ ओलिविया को स्कूल से लेने आई थी। जब उसने मुझे ओलिविया को धक्का देते हुए देखा, उसने कहा कि उसने उतने वक्त तक किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि वो खुद इस सदमे से उभर नहीं पा रही थी। उसे लगा कि इस हादसे से उभरने का एक ही रास्ता है, न्याय और बदला। क्योंकि वो ओलिविया जैसी दिखती थी, इसलिए वो मुझे ढूंढकर मेरे सामने आ गई और मुझे डराने लगी।
ये सब 2 महीने पहले हुआ। क्योंकि ये केस थोड़ा पेचीदा है, इसलिए अब तक चल रहा है। मैं जानता हूँ कि मेरे जेल जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, पर मैं ये भी जानता हूँ कि जिस दिन से मैंने अपने गुनाह कबूल किया है, मुझे चैन की नींद आई है।